हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेलियोस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। अब तक का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब तक के लेक्चर की बात करें तो हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसको पढ़ लिया था। फिर गैल्वेनिक सेल में भी हमने डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से और उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट थे अच्छे से कवर कर लिए थे। क्लियर। और फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, नस्ट इक्वेशन और नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो भी थे रिलेशन, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, फैराडेज लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज हम लोग लास्ट लेक्चर है, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। क्लियर बच्चों। और ये 4 लेक्चर इसलिए लगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर था, तो अच्छे से सारे लेक्चर को देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अगर हम लोग बात करें तो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग जो भी सेल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे। क्लियर। और उन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो कंडक्टेंस हो रहा था उसी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की हेडिंग होगी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू कैसे कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, बोलो। जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके, है ना, सॉल्यूशन बनाए और उसके थ्रू कंडक्टेंस का है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे कैटायन एनायन यूज होंगे। क्लियर। जैसे NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। तो ऐसे कंडक्टेंस को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस। क्लियर बच्चों। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस अगर इसे बोलेंगे तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में। क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 प्रकार के कंडक्टेंस होंगे। कंडक्टेंस कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। तो कंडक्टेंस की बात करें तो कितने टाइप के कंडक्टेंस हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा मेटेलिक, या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और दूसरा अभी हमने बताया आयनिक कंडक्टेंस। तो आगे हम लोग बढ़े उससे पहले ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। क्लियर। अब जाहिर सी बात है, आज के चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को पढ़ना है, मतलब आयनिक कंडक्टेंस को ही डिटेल में समझना है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में, क्या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, उसको सीख लेते हैं। क्लियर। चलो देखो, मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करें बच्चों, तो इसमें जो कंडक्टेंस होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। क्लियर। और आयनिक कंडक्टेंस पता चल रहा है, बोलो किसकी फ्लो की वजह से होता है, इसमें आयंस के फ्लो की वजह से होता है। क्लियर। अच्छा, अब मेटेलिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्लियर, उसको डिस्कस करते हैं। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें लिख लो डिपेंड अपॉन, है ना। यहाँ पे बच्चों 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जो मेटेलिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर, अगर हम लोग पहले फैक्टर की बात करें तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, है ना, कौन सी मेटल यूज कर रहे हो, है ना। और स्ट्रक्चर का मतलब कि उस मेटल से जो वायर बना रहे हो उसका लेंथ कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो ये चीजों पे डिपेंड करेगा। दूसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मेटल यूज कर रहे हो उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उन बात पे डिपेंड करेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर की बात करें बच्चों तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। क्लियर। कैसे डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हो जाता है उसका रीजन भी समझ लो। एक्चुअली में जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई मेटल है, तो बच्चों मेटल के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यही तो पूरे में होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर्नल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर।
ऐसे। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल होता है, जब तुम टेम्परेचर यहाँ पे दोगे तो टेम्परेचर की वजह से ये इसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज जो कर्नल्स हैं, उनकी कर्नल्स बोलते हैं, अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा था उसमें हिंड्रेंस आ जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत रुकावट आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम ऐसे दौड़ लगा रहे हैं, अब बीच में अगर कोई चीज हम लोग आ जाएगी तो हम जो दौड़ लगा रहे हैं उसमें तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कमी हो जाएगी। यही काम यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग आते हैं आयन, बोलो आयनिक कंडक्टेंस में। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फैक्टर, यहाँ तो 3 फैक्टर पढ़े थे, इसमें एनसीईआरटी में 5 फैक्टर है, उनके बारे में समझते हैं। पहला देखो, नेचर तो होगा ही होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर यहाँ पे इसका सेंस हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं। बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो सब लोग जानते होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% अपने आयन में ब्रेक हो जाए, है ना, जैसे NaCl हो गया, ये क्या हो रहा है, 100% ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जब जो 100% ना डिसोसिएट हो, जैसे एसिटिक एसिड की बात कर लो, है ना, तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बच्चों फिर से हम लोग नेचर की बात करेंगे, इस बार नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। देखो आयनिक कंडक्टेंस पढ़ रहे हो तो आयंस को डिसॉल्व होने के लिए कोई सॉल्वेंट की तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो सॉल्वेंट क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, जैसे वाटर है कि बेंजीन है, तो जाहिर सी बात है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, पोलर में अच्छे से होगा, है ना, नॉन पोलर में इजिली नहीं होगा, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट होता है बच्चों जो और इंपॉर्टेंट होता है, साइज एंड, मतलब साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन। ये क्या होता है इसको समझो। देखो साइज ऑफ आयन, तुम्हारा जो कैटायन एनायन उनका साइज कितना कैसे है, और सॉल्वेशन का मतलब हो गया कि वो उस जो हम लोग जिस सॉल्वेंट में उनको डिजोल्व किए हैं उसके साथ कैसे वो बॉन्ड बना लिए हैं। क्लियर? जाहिर सी बात है अगर अब पोलर होगा, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो इसके कैटायन एनायन से क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा तुम्हारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है अच्छे से अगर बॉन्ड बना लिए तो कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट थोड़ा सा कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। ठीक है, तो याद रखना। चौथा, तो सॉल्वेशन पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम हो जाएगा। चौथा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ मतलब अमाउंट कितना ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, उस पर तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको देख लो। बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर बोलो क्या होगा, यहाँ कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन जैसी कोई कहानी तो होती नहीं है, तो आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर, है ना, बर्तन में क्या हो जाएगा, जो आयन की मोबिलिटी होती है वो और फास्ट हो जाएगी। क्लियर? तो जाहिर सी बात वो क्या करेंगे, और अच्छे से कंडक्टेंस शो करेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, जो हमारा कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बातें याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जो है बेसिक डिफरेंस समझ लिए मेटालिक और आयनिक कंडक्टेंस में। अब कंडक्टेंस में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं, कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखो जाहिर सी बात है हमें कंडक्टेंस के बारे में समझना है, कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस समझने से पहले बच्चों हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। क्लियर? क्योंकि सबको पता है कंडक्टेंस का इन्वर्सल मतलब इन्वर्सली हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है अगर रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे तो इन्वर्सली कर देंगे। ठीक है, और आसान होता है रेजिस्टेंस को जानना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो मेटालिक रेजिस्टेंस के बारे में तो सब लोग जानते हो, ओम्स लॉ V = IR। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे जानेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, सब लोग पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, यही तो पढ़े। अब यहाँ पे L क्या है, तो अगर मेटालिक कंडक्टेंस की बात करें तो वायर का लेंथ, क्लियर, और
और ए क्या है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कि आयनिक कंडक्टेंस पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या है, यल और ए का मतलब समझो अच्छे से। जैसे ये हमारे पास बच्चों क्या था, कंटेनर था, ये अब इस कंटेनर में सोल्यूशन भरा हुआ है और यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोड हो जाएगा एनोड और दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड। एनोड पे कौन सा चार्ज आया था, यहाँ पे पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव। यही तो पढ़ा था। अब इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। ये पूरी कहानी हमने समझा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को एल और ए का क्या मतलब होता है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे यल और ए का, तो यल जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो यहाँ पे ए, वही मतलब एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एल हो जाएगा और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और रिलेशन वही रहेगा कि आर जो होगा एल के डायरेक्टली, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखना। आप समझो, तो ये हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझा दिया। और बच्चों यहाँ पे याद करो, एक पॉइंट और समझ लो, जो यहाँ पे L/A का जो रेशियो आता है, इसी को यहाँ पे बच्चों एक नए नाम से जानते हैं, सेल कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लियर। और इसको हम लोग जी स्टार से जानेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी स्टार, ठीक है। एक्चुअली अभी यहाँ पे हम कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सेल कांस्टेंट होता है उसको जी स्टार से जानेंगे, क्लियर। ये आसान सी बात होती है, याद रखना। तो यहाँ पे L/A क्या है, सेल कांस्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करो। अब जाहिर सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा और R इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट रो आ जाएगा L/A, ठीक है ना। ये फार्मूला सब लोग कई बार पढ़ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। नहीं जानते तो अभी जान लो, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, देखो यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको पता है ना, यूनिट ओम होता है। ओम का ये सिंबल हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, ओम है। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट हो रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अच्छा यहीं पे समझ लो। अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म निकल के आया, रो। अब रो के बारे में समझो बच्चों, ये रो क्या है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। या इसका एक दूसरा भी नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्लियर। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और आईपीएससी के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टिविटी बोलना ज्यादा सही रहता है। तो आगे के टर्म में हम लोग हमेशा रेजिस्टिविटी बोलेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, क्लियर, आईपीएससी के अकॉर्डिंग। तो ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लोग जब इसके बारे में जाने, अब रो क्या होता है, तो इसको जो है रो को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, R इंटू ए अपॉन एल, ये फार्मूला बन गया ना, सब लोग समझ गए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया, रो इज इक्वल टू आर ए बाई आर हो गया, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका यूनिट है ना, इसका भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यूनिट को देख लेते हैं, क्लियर। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो देखो आर का तो ओम हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है ना। अब ए और एल, तो ए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और एल का क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर बच जाएगा, ठीक है। तो मीटर और ऊपर, हाँ मीटर ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ओम मीटर, है ना। और दूसरा भी याद रखो, चाहे ओम मीटर बोल दो चाहे इसको ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा सीजीएस यूनिट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर लेके चलेंगे, तो चाहे ओम मीटर ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमने दो बेसिक टर्म रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में जान लिया, है ना। और यल बाई ए का क्या मतलब होता है उसको अच्छे से सीख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जानते हैं इसकी अगली टर्मिनोलॉजी, कंडक्टेंस। जब रेजिस्टेंस सीख लिया तो यहाँ पे देख लो कंडक्टेंस,
रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया था, इसको G से रिप्रेजेंट करेंगे कंडक्टेंस। अभी हमने G स्टार करके पढ़ाया था ना सेल कांस्टेंट, तो G क्या होता है कंडक्टेंस होता है, G स्टार क्या होता है सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिफाइन कर दो आराम से, कंडक्टेंस क्या होता है, तो ये होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, सिंपल है, रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, तो G इज इक्वल टू 1/R, हो गया सिंपल सा। ठीक है, चलो, और यहाँ पे यूनिट देख लो, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट की बात करें तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा यूनिट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ओम इनवर्स हो जाएगा, और ओम इनवर्स को बच्चों हम लोग यहाँ पे सीमेंस के नाम से भी जानते हैं, क्लियर, या इसको एस, ये शॉर्टकट में याद रखना, सीमेंस या एस, और इसको एक और नाम होता है मो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके यूनिट है, चाहे ओम इनवर्स बोल दो, सीमेंस बोल दो, मो बोल दो। ठीक है, याद रखना। चलो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस पे वैल्यू पुट कर दो इस वाले फार्मूले में आर का। अभी आर के बारे में क्या सीखा था बताओ, जी इज इक्वल टू 1/R क्या था, तो आर के बारे में अभी पढ़ाया था, रो एल और ए क्या ऊपर चला जाएगा, तो यही तो बन जाएगा। ठीक है ना, ये बन गया, जी इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, ए रो। और बच्चों यहाँ पे एक नया टर्मिनोलॉजी यूज होने जा रहा है, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। क्लियर, तो यहाँ पे आने जा रहा है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर दो G इज इक्वल टू, अब ये 1/रो जो होता है, ये 1/रो, इसी का नाम होता है, बोलो क्या हो जाएगा, कप्पा। ये क्लियर, हल्का सा ऐसे के कप्पा इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो कप्पा यहाँ पे आ गया, इसका क्या नाम होता है, कप्पा। क्लियर, तो कप्पा क्या होता है, तो ये होता है कंडक्टिविटी। अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, सब लोग समझ गए होंगे, कंडक्टिविटी, और इसी को बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका और क्या नाम हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और आईपीएससी ने क्या बोला था, जैसे वहां रजिस्टिविटी, वैसे अब हम लोग हमेशा कप्पा को कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये कप्पा हो जाएगा, तो ये कप्पा हो जाएगा, सबको क्लियर। तो यहाँ पे 1/रो की जगह क्या कर सकते हैं, कप्पा हो जाएगा A/L, ये फार्मूला बन गया। किसी को कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ गया, G इज इक्वल टू कप्पा A/L। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, चलो, अच्छा, रेसिप्रोकल की स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको सही कर लो, रेसिप्रोकल। अब यहां से देखो, हम लोग फिर से वही बात, कंडक्टिविटी की यूनिट को देखते हैं, किसकी यूनिट क्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये कप्पा की यूनिट देख लो अच्छे से, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कप्पा को इधर ले जाओगे, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी L/A, यही तो बन जाएगा, सबको क्लियर ना, कप्पा तो L से मल्टीप्लाई हो गया, A डिवाइड में चला गया, तो G L/A हो गया, है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ गया। तो इसकी यूनिट देख लो जल्दी से, यूनिट के लिए सबसे पहले कप्पा का फार्मूला क्या बन जाएगा, G L/A, है ना। और G की यूनिट बच्चों अभी हमने पढ़ा ओम इनवर्स होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्लियर, और L/A, अब A क्या हो जाएगा, नीचे है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है बताओ जल्दी से, ए क्या है नीचे, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और एल मीटर, तो यहाँ पे मीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर, अब इसको और क्या बोल सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, और क्या बोल सकते हो, ओम की जगह क्या बोल सकते हो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट होती है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो हमने दो टर्म और समझ लिए, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। क्लियर, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। क्लियर, और इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आगे एक दो पॉइंट और बचा है उसको पढ़ा देते। अब बोलो कप्पा के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी के बारे में। जैसे पहला पॉइंट देखो, अभी हमने कप्पा को क्या पढ़ा, G L/A, यही तो फार्मूला बना।
अभी एल बाई ए को बच्चों हमने क्या पढ़ा था, सेल कांस्टेंट, क्या पढ़ा था, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या था, जी स्टार था, है ना। तो ये फार्मूला याद रखना कि कप्पा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, क्लियर। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। और अगला पॉइंट देखो, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट है एल बाई है, तो अभी लेंथ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ जो है, बोलो क्या कर दो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कर दो, है ना, 1 सेंटीमीटर ही ले लो यहाँ पे सीजीएस यूनिट को, और एरिया क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दो। तो बच्चों अगर यहाँ पे 1 यूनिटी करोगे तो के क्या हो जाएगा, बोलो क्या कर दोगे, एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर दो, जो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस था, और एरिया क्या कर दो 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दो, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू जी, यही तो हो जाएगा। और इसकी डिफिनेशन बना सकते हो कप्पा की, सॉरी से के नहीं है कप्पा है, ठीक है। तो कप्पा की बोलो क्या डिफिनेशन बन जाएगी, कि कप्पा क्या होता है कि जब हम लोग बोलो इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दे, तो जो बोलो कंडक्टिविटी होती कंडक्टेंस के इक्वल हो जाती है ना। ये सब बेसिक पॉइंट है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं बच्चों। कंडक्टिविटी में तीसरा पॉइंट, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कंडक्टिविटी से रिलेटेड। तो कंडक्टिविटी अलग अलग मेटलों की अलग अलग होती है, क्लियर। अब वो चार्ट हम लोग को नहीं याद करना है, हम लोग इतने अच्छे से समझ ले रहे हैं कि कंडक्टिविटी जो है कंपेरिजन कर लेंगे। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। जो उसके बाद में मेटल्स के बाद में कौन आते हैं, सेमीकंडक्टर, है ना, जो फिजिक्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो मेटल और जो नॉन मेटल होते हैं उनके बीच में होता है, और सबसे कम कंडक्टिविटी या हम लोग बोल दें जो कंडक्टिविटी हुई नहीं नॉन मेटल हो जाएगा, क्लियर। अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बच्चों बात करें वाटर की, तो अगर वाटर प्योर वाटर है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है ना। जाहिर सी बात है उसमें कोई इम्प्योरिटी जैसे NaCl डाल दो, कुछ और डाल दो तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सब छोटे मोटे पॉइंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक पॉइंट सुपर कंडक्टर के बारे में लिखा गया है, क्लियर। तो सुपर कंडक्टर के बारे में बस इतना समझ लो कि जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी बोलो क्या होती है 100% होती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बोलते हैं, और जनरली सुपर कंडक्टर लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट था जो इसमें एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग कंडक्टिविटी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं, क्लियर। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट कैसे करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन का। हेडिंग डाल लेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अगर हमें इनमें कंडक्टिविटी मेजर करनी होगी तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बेसिक, कि जैसे हमारे पास कोई मेटल है उसकी कंडक्टिविटी अगर मेजर करनी होती तो क्या करते हैं। तो उसके लिए देखो क्या होता है, सिंपल सा फंडा होता है कि सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर लें। क्या मेजर कर ले, रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस पता चल जाएगी तो उसकी रेजिस्टिविटी पता चल जाएगी, और रेजिस्टिविटी पता चल जाएगी तो कंडक्टिविटी आराम से मेजर हो जाएगी, क्लियर। तो हम लोग फाइनली क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, सबको पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, 4 रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग ऐसे लगा देंगे, है ना, 4 रजिस्टर। यहाँ पे समझ लो अच्छे से, एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा रजिस्टर हो जाता है, तीसरा और चौथा। और बच्चों ये बीच में क्या एक एमीटर लगा दो, क्लियर। और इसे क्या कर दो, बैटरी से जोड़ दो, यही तो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसको R1 मान लो इसका रेजिस्टेंस, ये 2 R2 हो जाएगा, या R3 हो जाएगा, और ये R4 हो जाएगा। तो सब लोग ने इसमें पढ़ा था कि जो बैलेंस्ड ब्रिज स्टोन ब्रिज होता है, बैलेंस होने की कंडीशन में
ये जो हमारा इनर रजिस्टर होता है, एमीटर जिसमें लगा होता है, इसमें करंट का फ्लो बोलो क्या होता है, नहीं होता है ना, करंट का फ्लो जीरो हो जाता है। तो बोलेंगे हमारा जो बीट स्टोन ब्रिज है क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। और उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है कि जो R1 अपान R2 इसका रेशियो जो होता है R1 R2 इसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू R3 अपान R4। ये सब लोग फिजिक्स में पढ़े हो, क्लियर। ये बच्चों R3 अपान R4 है, तो जैसे R1 R2 का लिया तो ये R3 R4 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम लोग अननोन का रेजिस्टेंस निकालेंगे, कोई एक को अननोन मान देंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाता है, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग अब बात करें आयनिक सोल्यूशन में, तो आयनिक सोल्यूशन में इतना इजीली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक आयनिक सोल्यूशन क्या एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, सोल्यूशन है वो, क्लियर। ये तो तुम्हारे पास वायर था लगा के अपना कर लिए, लेकिन उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे बच्चों क्या होता है, वो एक सोल्यूशन होता है, क्लियर। तो उसे आसानी से कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि एक्चुअली दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वहां पे जब हम लोग डीसी करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, पहले इसको थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ ही गई होगी, है ना। चलो इसको रब करते हैं। तो देखो ये हमने बताया कि मेटेलिक कंडक्टेंस है, तो उसमें कैसे मेजर करेंगे कंडक्टिविटी। अब हम लोग चूंकि हमारा हेडिंग है आयनिक सॉल्यूशन में, तो इसमें देखो दो प्रॉब्लम आएगी, टू प्रॉब्लम। देखो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, डीसी करंट, और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, क्लियर। देखो डीसी करंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास में मान लो कंटेनर है, ठीक है ना। अब इसमें हमने जब इलेक्ट्रोड डाल दिया और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो बच्चों आयंस है, यहाँ पे जो आयंस है ना, वो क्या करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, तो सारे के सारे आयन बर्तन से क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। तो मेजर तुम्हें तो कंडक्टिविटी करना है, तो सारे आयन तो अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर चलेंगे, तो कैसे मेजर होगा, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दो प्रॉब्लम आई। पहली तो हम लोग ये सोल्यूशन होता है, तो इसको कैसे हम लोग बीट स्टोन ब्रिज के जैसा ऐसा कैसे करेंगे, और दूसरा बात होता है कि यहाँ डायरेक्ट करंट आता है। तो दोनों प्रॉब्लम का दो सोल्यूशन यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट करंट की जगह हम लोग बोलो एसी वाला अल्टरनेट करंट यूज कर लेंगे, क्लियर, प्रॉब्लम क्लियर। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एसी, ये हमने क्या लिख दिया है ना, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट हो जाएगा, और एसी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट करंट हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेंगे, तो सॉल्यूशन को क्या कर देंगे हम लोग, एक यहाँ पे सेल बना लेते हैं, उस सेल का नाम होता है कंडक्टिविटी सेल, है ना। तो यहाँ पे यूज कर लो एसी करंट, और मतलब अल्टरनेट करंट, और यूज कर लो कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाता है। तो अल्टरनेट करंट का मतलब सब लोग समझते होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, लगातार प्लस माइनस में, माइनस प्लस में चेंज होता रहता है, अल्टरनेट होता है, क्लियर। तो वहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड मतलब जो आयंस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, तो जैसे नेचर चेंज होगा वो फिर से आ जाएंगे, तो यही काम होता है। तो ये प्रॉब्लम का पहला तो सोल्यूशन मिल गया। दूसरा क्या होता है, ये कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, इसको समझ लो अच्छे से। इसमें क्या होता है, देखो कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसे कंटेनर लेते हैं, और उस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड हो जाता है। और ये जाहिर सी बात है, सबको पता है प्लेटिनम मेटल का बना होता है, दोनों इलेक्ट्रोड कैसे, प्लेटिनम, क्लियर, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड होता है, इसको एक वायर के थ्रू, पतले वायर के थ्रू ऐसे जोड़ देंगे, ये वायर होता है, आल्सो प्लेटिनम का वायर होता है। अब देखो, और इसमें क्या भरा होता है, सोल्यूशन भरा होता है ना, जिसकी हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, तो ये सिंपल सा होता है, सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी सेल कहलाता है। अब इस वायर के थ्रू इसको बीट स्टोन ब्रिज से जोड़ देंगे, ठीक है ना, और बीट स्टोन ब्रिज से जोड़ के वहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी, आसानी से हो गया ना। तो ये चीज होता है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन है, तो हमने चीजों को समझा दिया, ठीक है। तो ऐसे मेजर करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन को, क्लियर हो गया सबको।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सीख लिया, मोलर कंडक्टिविटी क्या है ना बच्चों? देखो नाम से पता चल रहा है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल। मोलर का मतलब यहाँ क्या होगा, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? तो कंडक्टिविटी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। बहुत आसानी से क्लियर। और इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसका सिंबल देखो कि मोलर कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों इसको, ये लेमडा है, क्लियर, लेमडा एम, ये याद रखना, ठीक है ना। बहुत आसानी से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लेमडा एम से। अब समझ रहे होगे, सब लोग ने पढ़ा होगा लेमडा तो ये होता है, क्लियर। ये कैसा लेमडा है, ठीक है। तो ये लेमडा बच्चों होता है ग्रीक वर्ड में, जैसे हम लोग कैपिटल और स्मॉल ए पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ग्रीक में क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल होता है। तो ये कैपिटल लेमडा है, और ये वाला जो हम लोग जानते हैं ये स्मॉल लेमडा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको बोलो कैसे, लेमडा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। चलो, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का बस केवल डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो अच्छे से, है ना, हमारा काम हो जाएगा। डिफिनेशन, कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ये एक मोल का फिक्स कर देंगे। और मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका फार्मूला हो जाता है कप्पा, है ना, कप्पा भी पढ़ के, कप्पा अपान सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, क्लियर। और इसका जो इज इक्वल टू दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान एम। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना बस, मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी कप्पा अपान सी या इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान यम। और यहाँ पे यम क्या है, तो यहाँ पे बच्चों यम क्या है, मोलरिटी है, क्लियर। यम क्या है, मोलरिटी है। मोलरिटी का सब लोग फार्मूला पता होगा, मोल अपान वैल्यूम लीटर में, क्लियर। मोल अपान वैल्यूम लीटर में, या अगर वैल्यूम लीटर एमएल में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है एम, मोलरिटी हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है, इसकी यूनिट जरूर याद रखना, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग यूनिट बात करें, है ना, मोलर कंडक्टिविटी इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट सब लोग बताओ, फार्मूले से क्लियर है ना। अभी क्या फार्मूला बताया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 अपान एम। यही तो पढ़ा है, आप समझो अच्छे से। देखो कप्पा की यूनिट यहाँ पे रख दो, तो अभी कप्पा की यूनिट क्या पढ़ के आए हैं बताओ, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यही तो पढ़ा। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है मोलरिटी। और मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगा, मोल, है ना, मोल। और इसको ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मोल सेंटीमीटर, चूंकि मीटर में लिया है तो मीटर क्यूब कर दो, है ना, मोल मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम का क्या कर दोगे, पानी में ही रहने दोगे, मोल और मीटर क्यूब, यही तो होता है। अब एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा, ओम इनवर्स और मीटर, बोलो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीटर 2 हो जाएगा, है ना, और मोल इनवर्स, बस ये होता है, ठीक है ना। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह सबको पता है एस सेमन बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये फार्मूला होता है, सब लोग आसानी से याद करना, चाहे सेंटीमीटर में चाहे मीटर में, ठीक है। तो याद रखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर बोल दो या सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में यूनिट होता है इसका कप्पा का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ conductivity and molar
कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब इसको हम लोग सीखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी अच्छे से सीख लिया। अब उनमें उनका कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो कैसे वेरी करेंगे उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो। और बच्चों इसको हम लोग किस नाम से और जानेंगे? इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन। जाहिर सी बात है, अगर कंसंट्रेशन को हमें चेंज करना है, मतलब जनरली यहाँ कंसंट्रेशन कम करना है, क्लियर। और कंसंट्रेशन कम कैसे होगा? डाइल्यूशन कर दोगे, मतलब उसमें वाटर ऐड कर दोगे, क्लियर। उसे डाइल्यूट कर दोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग हेडिंग के नाम से जानते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्लियर। अब देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का कहाँ पे देखना है? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा पे देखना है और लेमडा एम पे देखना है, क्लियर। चलो समझते हैं अच्छे से। अगर यहाँ पे बच्चों बात करें हम लोग, देखो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे ये हमारे पास में मान लो एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास सपोज दैट यहाँ पे 4 आयंस प्रेजेंट है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कितने आयंस है बच्चों? 4 आयन है, क्लियर। 2 कैटायन है, 2 एनायन है, टोटल 4 आयंस है। चलो, और ये पूरा इसका जो वॉल्यूम है वो 1 ml है। 1 ml, सबको क्लियर? बोलो 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, क्लियर। ये इतना हम लोग को वॉल्यूम में, बोलो कितने आयंस प्रेजेंट है? 4 आयंस प्रेजेंट है। तो कप्पा की डिफिनेशन, कंडक्टिविटी की डिफिनेशन ये थी कि जो उसमें बोलो क्या होगा? नंबर ऑफ आयन 1 मोल में जो जितने प्रेजेंट होते हैं वही उसकी कंडक्टिविटी होता है ना। 1 ml में बोलो नंबर ऑफ आयन जितने होंगे वही उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो देखो पहले केस में, इस वाले केस में अगर हम लोग कप्पा की बात करें बच्चों, तो कप्पा यहाँ पे 4 आयन है, तो समझ लो यहाँ पे कप्पा 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयन हो गया। बहुत आसानी से इसको समझो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी और ऐड कर दिया, है ना। और पानी ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लो हमने इसका वॉल्यूम जस्ट डबल कर दिया, 1 ml और बढ़ा दिया, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम था अब कितना हो गया? 1 ml पहले से था, 1 ml और बढ़ गया, बोलो कितना हो गया? 2 ml हो गया, क्लियर। अब इस 2 ml में हमने क्या किया? सिर्फ डाइल्यूशन किया है, क्लियर बच्चों। पानी को ऐड किया। यहाँ नंबर ऑफ आयन जैसे 4 पहले थे, अभी भी 4 रहेंगे, क्लियर। इस पूरे बर्तन में कितने आयन हो जाएंगे? 4 आयन ही हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 ml के लिए हम लोग मेजर करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अब देखो ये 2 ml में कितने आयन हो जाएंगे? 4 आयन हो जाएंगे। 4 आयन बोलो कितने? 2 ml में। तो अगर इसके केस में अभी भी 1 ml में देखोगे तो 1 ml में कितने आयन हो जाएंगे? जाहिर सी बात है 2 आयन। और हमें कंडक्टिविटी कितना कप्पा 1 ml का निकालना होता, तो बोलो कितना हो गया? 2 हो गया। आई बात सबको समझ में? बहुत आसान है, बस केवल याद कर लो एक पॉइंट कि 1 ml में जितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे कंडक्टिविटी उसी से डिफाइन करते हैं। तो पहले 1 ml में 4 आयन थे, अब तुमने क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब 2 ml में 4 आयन होंगे तो 1 ml में तो 2 ही तो रहेंगे। तो पहले कंडक्टिविटी 4 थी, अब कंडक्टिविटी 2 हो गई। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम करने पर, डाइल्यूशन करने पर बोलो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों बस यही समझाना था। यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? जो कप्पा हो जाएगा, है ना, बोलो जो कप्पा हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो अब दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का होता है। क्या होता है? 1 मोल का, है ना। अब जैसे उसको देख लो, पहले केस में 1 ml में बोलो 4 आयन थे, क्लियर। और 2 ml में भी 4 आयन है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी, मान लो सपोज करो ये 4 आयन जो है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के हैं, किसके हैं? 1 मोल के हैं, क्लियर। अब क्या करोगे? जब वॉल्यूम बढ़ा दोगे 1 ml से 2 ml कर दोगे तो ये मोल तो चेंज नहीं कर रहे ना, ये 1 ही मोल तो रहेगा। समझो अच्छे से कि हमने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो पहले क्या था? 1 मोल जो था 1 ml में था, अब क्या कर दिया हमने? वॉल्यूम बढ़ा के 2 ml कर दिया। तो मोल तो चेंज नहीं किया, मोल तो अभी भी उतना ही होगा। और हमने मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनेशन क्या पढ़ी कि बोलो कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो वो तो चेंज नहीं किया। जब वो चेंज नहीं किया तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? अब तुम लोग समझ रहे होगे कि मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट भी नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगी। उसका रीजन क्या हुआ कि अभी तक तुम्हारे जो यहाँ 4 आयन थे वो सिर्फ 1 ml में थे,
क्लियर। अब तुम्हारे 4 आयन 2 ml में हो गए, अब आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, और जब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उनकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना कि कप्पा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही पॉइंट समझना। क्लियर। जब डाइल्यूशन होगा तो बोलो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और कप्पा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती। ये आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। और ये चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के केस में यही होता है। ठीक है, दोनों के केस में हमेशा रखना कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कांस्टेंट मत सोचना कि नहीं कब जो यहाँ पे ऐसा हो रहा है 1 मोल के लिए तो कांस्टेंट नहीं होता, बोलो क्या होता है, इंक्रीज। नहीं तो ये दिमाग लगाते हैं कुछ बच्चे, देखो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला देखते हैं, कप्पा इंटू 1000/m, यही होता है। अब वो सोचते हैं कि ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और सबको पता है यहाँ पे वैल्यूम बढ़ा रहे हो, है ना, डाइल्यूट कर रहे हो तो मोल अपान एमएल होता है, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ रही है, तो एक वैल्यू बढ़ रही है एक वैल्यू घट रही है, तो सोचते हैं ये कांस्टेंट होता है। एक्चुअली में जो कप्पा होता है वो जितना ज्यादा घटता है वैल्यूम उससे ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जस्ट डबल हो जा रहा है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, आसानी से याद रखना। ठीक है, बस काम का बात ये है कि कंडक्टिविटी घटेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी जब हम लोग कंसंट्रेशन कम करेंगे, मतलब डाइल्यूट करेंगे तो। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों हम लोग समझते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ये क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जो है, ये मोलर कंडक्टिविटी थी, अब यहाँ पे बच्चों ये लगा दो, नॉट लगा दो, या यहाँ पे इनफाइनाइट लगा दो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। बस थोड़ा सा चेंज होता है कि इसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। क्लियर। जैसे सिंपल सा है कि 1 ड्रम वाटर हो और उसमें 1 मुट्ठी चीनी डाल दो या 1 मुट्ठी नमक डाल दो, है ना, तो NaCl का तुमने क्या किया, 1 मुट्ठी डाला, तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हो, नेग्लेक्ट है, तो ऐसे केस को बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन। और इसको जब इनफाइनाइट लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे बोलो क्या होगा, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट वाटर हो जाए। क्लियर। तो चाहे इनफाइनाइट डाइल्यूशन याद रख लो चाहे जीरो कंसंट्रेशन, दोनों का मतलब यही होता है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफिनेशन क्या बना देंगे कि कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। चलो अब हम लोग यहाँ पे 2 केस पढ़ेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे और फिर उसके बाद में बोलो किसके लिए देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे। क्लियर। चलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबको समझ में आ गया। अब देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट हो गया तो अनंत, है ना। साइंस में इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, क्लियर, और क्लास ले रहे हैं तो हमारे सामने जो क्लास के हमारे साथ जो सामने बच्चे हैं जिसपे हमारा जो हमारी बातें उन तक पहुंच रही हैं, हमारा उन पे कमांड है, उसको बोलेंगे कि हमारे सामने है। लेकिन अगर इस रूम के बगल में कोई लड़का है तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट पर है साइंस में, क्या, क्योंकि हमारा कमांड उसके ऊपर नहीं है। ये सिंपल सा मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे सामने मान लो बैलून है और इसका मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, जैसे हमारे पास बैलून था, ये बहुत आसानी से समझ लो कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इनफाइनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे हमारा वैल्यूम 1 ml था तो मान लो हमारी मोलर कंडक्टिविटी 1 थी, हमने वैल्यूम 2 ml कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी 3 हो गई, फिर हमने वैल्यूम को 4 ml कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी मान लो 4 हो गई। ठीक है, अब हमने वैल्यूम 5 ml कर दिया, अभी भी हमारी मोलर कंडक्टिविटी कितनी, 4 ही गई। हमने 6 ml कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी हुई 4। तो बच्चों वो वैल्यू जिसपे हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, सैचुरेट हो गई, क्या हो गई, यहाँ सैचुरेशन आ गया। क्लियर, ये सैचुरेट कर गया। अब इस बैलून के बाद में बोलो
लगातार बैलून तो बढ़ा रहे हो लेकिन मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, यही होता है इनफाइनाइट वाला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया है ना? वो वैल्यू जिसके बाद में बोलो सेचुरेशन आ जाए वही क्या होता है। यहाँ इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है ना? इनफाइनाइट का मतलब ये चीज कि जहाँ पे सेचुरेट कर जाए। सबको समझ में आ गया? चलो अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में क्या होता है, कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी की कहानी बहुत अच्छे से समझो। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना, कि क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो दोनों के केस में बढ़ती है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कंडक्टिविटी घट रही थी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। अब स्ट्रॉन्ग के केस में यहाँ पे क्या होता है समझो अच्छे से। देखो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, जब हम लोग पानी डालेंगे तो अभी हमने बताया कि आयनाइजेशन तो 100% हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन जो होता है वो तो 100% हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो आयंस के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब घट जाएगा तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज से अब मूव करेंगे। क्लियर? तो वहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? चलो, और इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग ग्राफ ड्रा किए, ये ग्राफ है बच्चों अंडर रूट सी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, समझो अच्छे से। अभी हमने बताया यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। तो मोलर कंडक्टिविटी देख लो, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी कम है। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बच्चों यहाँ पे कम कर रहे हैं, देखो कंसंट्रेशन लगातार कम कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में तुम चाहे कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे डाइल्यूट कर दोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे यही कहलाएगा, बोलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? जिसके बाद फर्दर चेंज ना हो। तो यहाँ पे बच्चों ग्राफ जो आया वो कैसा आया, इस लाइन को मिला दो तो ये ग्राफ कैसा आया, देखो स्ट्रेट लाइन आया। कैसा आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये समझ में आया? ये मान लो हम एग्जांपल लिए हैं, बोलो किसके लिए है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। क्लियर? अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देख लो क्या होता है, y इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे कर लो, c प्लस एम एक्स, तो एम एक्स प्लस सी वही बात हुआ, सी प्लस एम एक्स, यही तो होता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वाई पे क्या है तुम्हारा, वाई पे क्या है बोलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वाई इंटरसेप्ट पे, और सी पे बच्चों क्या है, तो यहाँ यम बोलो एक्स पे क्या है, एक्स पे अंडर रूट सी है। सबको क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेप्ट होता है, और इंटरसेप्ट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब ये डेल्टा एम हो गया। ठीक है? और यहाँ पे स्लोप क्या है, तो स्लोप बोलो बच्चों क्या है, निगेटिव है ना, स्लोप सबको दिख रहा है, क्या निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव है, और यहाँ पे स्लोप को बच्चों एक कांस्टेंट ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये कोई हमारे सामने इक्वेशन बन गई। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजें होती हैं, और ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, और जनरली जो है जैसे NaCl 1 वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, CaCl2 2 वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ऐसे करके, तो उन सबके लिए सेम ही होता है, तो ये कांस्टेंट होता है, याद रखना। और एक हमारे सामने इक्वेशन बन गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बहुत आसानी से समझो। देखो इसमें क्या हुआ कि केवल एक फैक्टर काम कर रहा था, और जैसे जैसे बोलो क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन कम हो रही थी, बोलो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, और मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम, अब इसके बाद में सेचुरेट हो गया, अब फर्दर चेंज नहीं करेगा। इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इसको हमने ग्राफ के थ्रू ऑब्टेन कर लिया। क्लियर? और ये इक्वेशन एक्चुअली दिया था 3 साइंटिस्ट ने, डिवाय, कल
वो सागर इक्वेशन, ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इन तीनों ने इस इक्वेशन को दिया था, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग आसानी से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी सहायता से। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, देखो सारी चीजें क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसको समझो अच्छे से, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब इसके केस में क्या होता है, एक्चुअली वहां पे सिर्फ एक फैक्टर जो है वो इफेक्ट हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो लोग क्या हो रहा था, जो मोबिलिटी थी वो बढ़ रही थी। लेकिन जब यहाँ पे इसके बीच में ग्राफ ड्रा किया गया बच्चों, यहाँ पे समझो अच्छे से, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं साइंटिस्ट लोग, यहाँ पे √C और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच ग्राफ दिखा गया। तो ये ग्राफ शार्पली ऐसे बोलो, यहाँ पे जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, पहले तो क्या हुआ, मोलर बड़ी बड़ी, अचानक जो है इस तरह से ग्राफ हो गया। क्लियर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि यहाँ सडन चेंज आ गया, है ना। यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी में था वहां पे क्या था कि स्टेप वाइज चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया। ये किसके केस में हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहाँ से तो वैल्यू ऑब्टेन ग्राफ के थ्रू नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ के थ्रू ऑब्टेन कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ के थ्रू ऑब्टेन नहीं कर पाते। इसका दो रीजन होता है। देखो यहाँ पे पहला रीजन तो वही होगा कि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होगा तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, एक तो रीजन है। लेकिन यहाँ पे दूसरा रीजन होता है कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, बोलो क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बच्चों, वो जो होता है इंक्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाते हैं, और उसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं 100% तो डिसोसिएट हुए नहीं रहते हैं, क्लियर। तो वो क्या होंगे, जब डाइल्यूट करोगे तब क्या होगा, उसमें डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे इसकी वजह से। और अब दो फैक्टर, नंबर ऑफ आयन भी बढ़ रहे हैं, और हमें पता है नंबर ऑफ आयन जब बर्तन में बढ़ेंगे तब तो समझ ही गए होगे कि मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लियर। इस वजह से ऐसा ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। इसका सोल्यूशन बच्चों हम लोग, इसके लिए एक लॉ आया था, कोलेराउस लॉ। एक साइंटिस्ट थे कोलेराउस, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपना एक लॉ दिया। और वो लॉ जो है वो सिर्फ वीक के लिए नहीं, वो स्ट्रॉन्ग के लिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो सबके लिए अप्लीकेबल होता है। और वही इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलेराउस लॉ के बारे में, ठीक है ना। उसे भी अभी आसानी से हम लोग समझ लेंगे। उससे पहले बच्चों ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने बोल दिया, अल्फा बोल दिया, है ना, तो एक्चुअली इसको हम लोग पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से भी समझ सकते हैं। समझो देखो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं। ये हम लोग इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं, पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन। इन्होंने भी बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है जब कंसंट्रेशन घटाएंगे तो, क्लियर। कैसे, तो देख लो ऐसे, जैसे बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसीटेट आयन में, इसी आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इनिशियली मान लो इसका 1 मोल है ना, तो इनिशियली ये क्या होगा, बर्तन में 0 होगा, और कुछ समय के बाद तो हमने बताया ये 100% तो ब्रेक होंगे नहीं। ये कितने डिसोसिएट होते हैं, अल्फा, बोलो कितना होता है, अल्फा, डिसोसिएशन अल्फा होता है। तो यहाँ पे बच्चों कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, यही तो होगा। और यहाँ पे कुछ समय के बाद कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा, अरे पहले 1 थे, अल्फा डिसोसिएट हो गए तो कितने बचे, 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे बने कितने, अल्फा अल्फा। इतना तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग मान लो सी मोल ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, सी, बच्चों मान लो सी मोल है, तो यहाँ पे आप सी मोल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस अल्फा हो जाएगा, सबको क्लियर है, बोलो क्या हो जाएगा, सी माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितने बनेंगे, सी अल्फा बन जाएंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत, बहुत छोटी सी बात है, पहले हमने 1 मोल लिया था, अब सी मोल ले लिया तो सी माइनस अल्फा हो गया, और सी अल्फा बन गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकाल लो,
है ना। और के का फार्मूला क्या होता है, वही अभी पढ़ाया था, चाहे के सी आ जाए, चाहे क्यू सी आ जाए, चाहे के आ जाए, सब में वही होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सबको क्लियर है, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना, सी अल्फा करके कर दोगे। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे देख लो अच्छे से, है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सी माइनस अल्फा हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, सी माइनस, अच्छा डिसोसिएशन, अब जब सी था तो यहाँ 0 0 था, अब अल्फा मतलब यहाँ पे कितना डिसोसिएशन हो रहा है, सी अल्फा हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी माइनस सी अल्फा, और सी माइनस सी अल्फा को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, सी को कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा कर दो, सिंपल सा, है ना। और एक सी से एक सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला याद रखना आज के बाद, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सिंपल सा। चलो अब यहां से देखो के आ गया, अब के और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, सबको दूर से दिख रहा होगा सबको, बताओ यहाँ क्या रिलेशन बन गया, थोड़ा सा यहाँ कर दे रहे हैं, देखो अब यहाँ पे सी को क्या करो, इस साइड में ले आओ, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अल्फा को ले आओ, क्योंकि अल्फा हमने देखना है ना बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा को सब्जेक्ट बना लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा को इधर रहने दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, के, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा, के ए 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसंट्रेशन के साथ में देखना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, के ए 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अल्फा स्क्वायर है, तो ये जब हम लोग अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, है ना। और तुम्हें पता है सी यहाँ पे कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन अगर कम करेंगे तो बोलो अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सा होता है। तो यही होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, याद कर लो, उस साहब ने यही बताया, यहाँ पे कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये बातें याद रखना, ठीक है। तो इसी वजह से दो चीजें हो गई, एक तो यहाँ पे क्या हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, यहाँ पे याद रखना 2 फैक्टर काम करेंगे, लिख लो 2 फैक्टर, पहला क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अल्फा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये दो बातें याद रखना, ठीक है। और इसी वजह से ये शार्प इंक्रीज हुआ, ठीक है, शार्पली इंक्रीज हुआ, और ग्राफ हमारा ऐसे मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग अब ग्राफ के थ्रू ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, और ग्राफ के थ्रू अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं ऑब्टेन होगा तो उसके लिए कोलेराउस लॉ आएगा, इसके बाद वही हम लोग पढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हम लोग अगला पॉइंट जो है कोलेराउस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नाम ही तो इनका भयानक है, कोलेराउस लॉ के बारे में जानेंगे। चलो ये क्या होता है कोलेराउस लॉ, तो बच्चों ये पहला पॉइंट याद रखना, ये दोनों के लिए होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग वीक के लिए फंसे तो केवल वीक के लिए होगा, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला कोलेराउस साहब ने, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले रहे हैं, फिर इसको अच्छे से समझाते हैं। इन्होंने कहा, लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एनी, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन
समेशन ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है लंबी सी डेफिनेशन, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, समझो। देखो इन्होंने क्या कहा कि जो अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, वो क्या होता है, समेशन होता है। किसका समेशन होता है, इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो हमारे सामने इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो कैटायन एनायन है, जो कैटायन एनायन की कंडक्टिविटी होती है उसी को जोड़ दो तो, है ना। यहाँ पे बच्चों जितने भी कैटायन एनायन बर्तन में होंगे सबकी एक अपनी कंडक्टिविटी होगी, क्लियर। और उसको जैसे इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको भी मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, मतलब आयन के लिए बोलेंगे, क्लियर, आयनिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल लेमडा हमने बोला था ना, कैपिटल लेमडा, यहाँ इसको स्मॉल लेमडा से दिखाएंगे, क्लियर। और उन सबको जोड़ के करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है AM और BN, ये मान लो कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया AM BN, ठीक है। तो सबको पता है ये इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक होगा, है ना, ये सारी चीजें सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A+N, इसको सही से लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो लिखा होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा Ma+N और प्लस हो जाएगा Nb-, इसमें तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो होता है वो नंबर होता है और जो चार्ज होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये तो तोड़ के लिख लोगे सब लोग, है ना। जैसे यहाँ पर देखो NaCl होता है ना, तो NaCl के केस में अब जैसे कहते हैं नंबर दोनों 1 1 है, ठीक है, तो ये 1 हो जाता Na, और चार्ज भी क्रॉस करोगे तो Na+Cl-, है ना। ऐसे यहाँ पर अगर मान लो CaCl2 होता तो कैसे टूटता, तो यहाँ पे बच्चों कैल्शियम ये वाला चार्ज बन जाता 2+, है ना, यहाँ पे 1 लिखा है तो Cl-1 हो जाता, और यहाँ जो नंबर होता है अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2Cl हो जाता। ये सारी छोटी बात है ना, सबको पता है अच्छे से, ठीक है। तो उसी का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। चलो तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है कोलेराउस लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये फार्मूला याद रखना बस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, तो ये और ये कैटायन हो गया एनायन हो गया, इसकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी और इसकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी उसका समेशन कर दो, जोड़ दो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडिविजुअल, और इसको लेमडा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, लेमडा से, क्लियर, लेमडा। और सबको जोड़ना है तो यहाँ पे जो नंबर होगा m इंटू यहाँ पे लेमडा, है ना, और लिमिटिंग है तो ये भी नॉट लगा दो, कैटायन है तो प्लस कर दो, है ना, प्लस समेशन करना है n इंटू लेमडा लिमिटिंग गिफ्टिंग। बस ये फार्मूला होता है, बहुत आसान है, इसे एक बार अच्छे से समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। बस क्या करना होता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो समेशन होता है। तो यहाँ पे m नंबर हो गया और ये बच्चों क्या है, स्मॉल लेमडा क्या है, इनकी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी, है ना, प्लस ये नंबर हो गया इनकी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी। बहुत आसान है, अभी इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, कैलकुलेट, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बोलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, समझ में आ गया, फार, और किसके लिए, BaCl2 सॉल्यूशन के लिए। अब देखो हमने बताया जो स्मॉल लेमडा है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखो इसके लिए स्मॉल, देखो ये लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे इसको और स्मॉल वाले को आयनिक कंडक्टिविटी पढ़ा करो, तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन के लिए 120, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया, और बोलो इसके लिए क्लोरीन माइनस के लिए 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बोलो किसके लिए, BaCl2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग BaCl2 डाल दें। अब देखो बच्चों बस केवल इसे लिखना आना चाहिए। अब BaCl2 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ba पे 2 चार्ज आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ba2+ हो जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा
2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। बताओ इसमें किसी को दिक्कत आया? ये तोड़ दोगे आराम से। अब इसका जो है वो लोग कंडक्टिविटी कितना देख रहा है? 120, ठीक है, प्लस अब ये 2 इंटू हमने कहा था ना ये जो आगे होगा है, और Cl माइनस का कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन आएगा? बोलो कितना हो गया? 220 हो गया, है ना। यूनिट वही हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये हो गया आसान से। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको समेशन कर दो, प्लस यहाँ पे 2 क्लोरीन तो 2 इंटू 50, तो यहाँ 100 और ये 220 हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये आता जरूर है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ ले रहे हैं, एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन ऑफ फुलियर हाउस का, फुलियर हाउस का एप्लीकेशन तो केवल दो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। पहला, इसकी इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये करते हैं, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये हमने पहले ही पढ़ाया कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है इसी के थ्रू करेंगे, पहला एप्लीकेशन। और दूसरा एप्लीकेशन होता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इसी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो ये, तो बच्चों यहाँ पे अल्फा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, है ना, किसी भी कंसंट्रेशन पर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसको लिख सकते हो एट जीरो कंसंट्रेशन, एट जीरो कंसंट्रेशन, या जीरो कंसंट्रेशन से अच्छा लिख लो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग है तो ये हो जाएगा, सॉरी एक चीज यहाँ सही कर लो, ये हम लोग क्या मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो लिमिटिंग क्यों लगाएंगे? यहाँ पे लिख देंगे, इसको पूरा रब कर दे रहे हैं जल्दीबाजी में जो है। चलो यहाँ पे देखो ये क्या है, तो ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसे बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यही होता है छोटी वैल्यू अपन बड़ी वैल्यू, याद रखना है ऐसे अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन इस पे करा देना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COONA का, है ना, सोडियम एसीटेट का दे रखा है X, और यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का Y दे रखा है, और ये NaCl का Z दे रखा है। देन कैलकुलेट, अब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो इसका निकालना है, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब जिसका निकालना होता है बच्चों, हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है CH3COOH का। अगर इसको तोड़ के लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 प्लस CH3COO माइनस और H प्लस, तुरंत कैटायन एनायन में चेंज कर लो, है ना, ये एनायन हो गया, कैटायन हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास में दिया हुआ इंफॉर्मेशन उन सबको भी चेंज कर लो कैटायन एनायन में। तो बच्चों यहाँ पे क्या, हमें पता है कि ये समेशन होता है इंडिविजुअल का, है ना, तो इनको जब तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा नॉट से, और इसका क्या टूटेगा कैसे? CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट Na। क्या क्या इसे तोड़ने में किसी को दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं, बस इनको दो पार्ट में भाई लेमडा, स्मॉल लेमडा का ही समेशन होता है, तो ऐसे तोड़ देंगे, और इज इक्वल टू एक्स, यही दे रखा है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो दूसरा, इसको भी तोड़ दो, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अब यहाँ पे एनायन पहले लिखे हो तो एनायन ही लिख दो, Cl माइनस और H प्लस इज इक्वल टू वाई दे रखा है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब तीसरा देखो, यहाँ पे देखो
पहले एनायन लिखे तो एनायन ही लिख दो, Cl माइनस प्लस यहाँ पे Na प्लस इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब समझो हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है ये, इसको भी तोड़ के उसी तरह से लिख लो, है ना, लेमडा CH3 COO माइनस लिमिटिंग वाला, ठीक है, और प्लस लेमडा नॉट बोलो H, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बताओ ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर दें, हमें इसमें ये देखो ये और ये दोनों अगर जोड़ देंगे तो यही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दो, है ना, और इक्वेशन 3 को माइनस कर दो। अब देखो इसमें ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा है, तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, प्लस कर दो और माइनस कर दो इक्वेशन 3 को। कितना आसान है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड, ये तुम्हारा इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस ये आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर किया करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लगभग पोर्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा बैटरी और कोरोजन वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से 15-20 मिनट की वीडियो बना करके, है ना, उसे लोड कर देंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रिएक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ा देंगे। अब जो है अच्छे से बच्चों पूरा जो है अच्छे से वीडियो देख लो और जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लग जाए तो पूरी तरह से तुम्हारे सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। हमने पूरी तरह से कोशिश किया, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। तो खूब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन में शुरुआत करेंगे वहां से, ठीक है बच्चों।